चैप्टर 7 स्पेशल टियर। हालांकि लियोनेल का दिल भ्रम के एक बवंडर से घिर गया था, लेकिन यह उसके चेहरे पर नहीं दिखा। 10 लोग ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अनियंत्रित चर। शेफ सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से फॉरेस्टर शेफ इन सफेद पुतली वाले लोगों में से एक था। हालांकि वह अभी तक अपने घुमावदार बार के पीछे से हिला नहीं था, लेकिन लियोनेल को यह सोचने के लिए ज्यादा कल्पना की जरूरत नहीं थी कि वहां पीछे कितने तेज रसोई के चाकू मौजूद होंगे। एंजल विंग्स के कुछ सदस्यों ने कॉनराड को उठाने में मदद की और तनावपूर्ण माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा था। सफेद पुतली वाले लोग हिले नहीं और न ही वे हिले। लियोनेल को लगा होता कि वे उन्हें देख रहे हैं, अगर यह न हो कि उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। ऐसा लगता था कि उनके दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा था। लेकिन अगर ऐसा था, तो उन्हें वृत्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए था। तो यह वृत्ति क्या थी? क्या वे नहीं चाहते कि हम इस कमरे से बाहर निकलें? उनके पीछे धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्थानिक दरार कमजोर होता हुआ और गुर्राता हुआ प्रतीत हो रहा था। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पल भर में एहसास हुआ कि यह आवाज दरार से नहीं, बल्कि इमारत के धीरे धीरे अंदर की ओर खींचे जाने के कारण हो रही थी। धत। हालांकि जैसे जैसे सभी घबराने लगे, लियोनेल और शांत हो गया। उसके तर्कसंगत दिमाग ने उसे बताया कि इन सब के पीछे एक तार्किक प्रगति थी, एक योजना थी। पहले उनकी बिजली चली गई, फिर स्थानिक दरार आई, फिर उनके साथियों और परिचितों में ये अजीब उत्परिवर्तन हुए, और अब उन्हें इस स्थानिक दरार की ओर धकेला जा रहा था। अगर लक्ष्य उन्हें मारना था, तो ये सफेद पुतली वाले लोग सीधे हमला क्यों नहीं कर रहे थे? उनके पास फॉरेस्टर शेफ का समर्थन भी था। फिर भी उन्होंने ऐसा करना नहीं चुना। जब लियोनेल ने स्थानिक दरार में कूदने का निर्णय ले ही लिया था, तभी जेम्स द्वारा लटकी खिड़की से कांच का एक टुकड़ा उड़कर स्थानिक दरार से टकराया और एक सिहरन भरी आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। चाहे लियोनेल खुद को कितना भी मजबूत समझता हो, वह सिहर उठा। क्या उसके शरीर के साथ भी ऐसा ही होगा अगर वह अंदर गया? धत। उसने खुद से दोबारा सोचा, हमें इससे आगे निकलना होगा। लियोनेल जानता था कि जेम्स उसके बारे में सही था, वह बहुत नरम दिल वाला था। उसने वास्तव में इतना लापरवाह फैसला ले ही लिया था क्योंकि वह अपने सहपाठियों से लड़ने के बजाय खुद को जोखिम में डालना पसंद करता था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता, उसे अपने दिल को मजबूत करना होगा। ज्ञात चीज पर ध्यान केंद्रित करो। लियोनेल का जबड़ा कस गया। चलो। बिना एक पल की हिचकिचाहट के लियोनेल ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया, उस छोटी लड़की की ओर बढ़ते हुए। कॉनराड और उसके साथियों को पार करते हुए वह उस लड़की के सामने पहुंच गया जो उससे एक सिर से भी छोटी थी। दांत पीसते हुए और दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने तेजी से अपना लंबा काला कोट उतारा। उसके कंधों को पकड़कर उसने उसकी बकल वाले सिरों को लड़की के सिर की ओर फेंका। उसे नहीं पता था कि ये सफेद पुतली वाले लोग कितने बुद्धिमान थे, लेकिन उसने अपनी गति और चालाकी पर जोर दिया। कम से कम उसका पहला जुआ सफल रहा। दूसरे उसकी अचानक हरकत पर प्रतिक्रिया करने में धीमे थे। सावाह ने अपने होठों को ढक लिया, लियोनेल को रोकने के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटी लड़की की सुस्त आंखों ने लियोनेल की हरकत पर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। या शायद यह सिर्फ इतना था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में किसी भी चीज पर आश्चर्यचकित नहीं होगी। बिना ज्यादा सोचे उसने तेजी से आगे बढ़कर लियोनेल के कोट के सिरों को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। लेकिन ऐसा लगता था कि लियोनेल को यह उम्मीद थी। अपने कोट को आगे फेंकने के घुमावदार रास्ते का पालन करते हुए वह लड़की की पीठ के पीछे चला गया। उसने उसकी पकड़ का उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया, कोट को उसकी पीठ के चारों ओर लपेट दिया। एक पल में नाजुक लड़की के हाथ लियोनेल के कोट और उसकी बाहों से बंध गए। चलो। जैसे ही लियोनेल ने बोला, दूसरे सफेद पुतली वाले लोग हिलने लगे। हालांकि लियोनेल ने पहले ही सोच लिया था कि ऐसा होगा। अपने कोट के गांठ को कसकर बांधते हुए उसने लड़की को उसकी ही उल्टी के गड्ढे में धकेल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने अमानवीय प्रतिक्रियाओं के साथ जल्दी से संतुलन हासिल कर लिया, लेकिन जब उसके तलवे गड्ढे को छू गए तो वह फिसल गई।
दोबारा संतुलन हासिल करने में असमर्थ, वह कॉनराड के समूह के बीच गिर गई, जिससे उनकी आगे की गति धीमी हो गई। कॉनराड का समूह निकास के सबसे करीब था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे लियोनेल की हरकत का फायदा उठाएंगे। जिन लोगों ने उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत में लगभग सहभागिता की थी, उन पर वह नरम नहीं होगा। जहां तक सफेद पुतली वाले उत्परिवर्तियों की बात थी, लियोनेल केवल अपने अपराधबोध को दबा सकता था। उसे अंदर से लग रहा था कि यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन अगर उसने उनके लिए रियायतें दीं, तो वह अपने और अपने दोस्तों की जान को खतरे में डाल रहा होगा। जब ये चीजें हुईं, तब तक रॉयल ब्लू के सदस्य, पार्टी में शामिल लोग और एना तथा उसके दोस्त लियोनेल के पास पहुंच चुके थे, निकास की ओर बढ़ते हुए। लियोनेल ने मिलान को संकेत दिया, जिसके कंधे पर अभी भी जेम्स था। बड़े आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जेम्स के लेटे हुए सोफे को लात मारकर एक और बाधा खड़ी कर दी। लियोनेल, कॉनराड का क्रोधित चीख भरी आवाज हलचल में गूंज उठी, उसकी नजरें गुस्से से लाल हो गईं। अंत में, चौथे दिन, उनमें से पहला व्यक्ति हिलना शुरू हुआ। दुर्भाग्य से उसके लिए, लियोनेल पहले ही मुड़ चुका था, जिससे कॉनराड का दिल ठंडा पड़ गया। उसे अपने पिछले कार्यों पर अफसोस होने लगा। हालांकि, जिस बात का उसे अफसोस था, वह यह नहीं था कि उसने जेम्स की जान को खतरे में डाला था, बल्कि यह कि उसने लियोनेल के आने से पहले सफेद पुतली वाली लड़की पर नियंत्रण क्यों नहीं किया। वह शुरू में सबसे करीब था, वह हमेशा उससे एक कदम पीछे क्यों रहता था। लियोनेल के पास कॉनराड के विचारों की चिंता करने का समय नहीं था। सफेद पुतली वाले लोग केवल एक बात की सोच थे। जो चीज वास्तव में उसे हिला रही थी, वह स्थानिक दरार थी। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मौत इतने करीब है, जब से उसने पहली बार अपने पैराडाइज आइलैंड से स्काईडाइव किया था। लेकिन लियोनेल ने एक गलती की थी। अपनी सभी गणनाओं में, वह एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल गया था, वे चौथी मंजिल पर थे। धत, वे हर जगह हैं। रॉयल ब्लूज के 3 स्टार सेफ्टी जेवियर ने सीढ़ियों से चिल्लाया। उसके शब्द लियोनेल के कानों में ग्रिम रीपर की फुसफुसाहट की तरह लगे। लियोनेल ने यह ध्यान नहीं दिया था कि अगर उसकी मंजिल पर ऐसी अजीब घटनाएं हो रही थीं, तो दूसरों पर क्यों नहीं हो रही होंगी। सीढ़ियों में घुसते हुए और पीछे से दरवाजा बंद करते हुए, लियोनेल ने गंभीर चेहरे से आगे देखा। समस्या उसकी पहली सोच से भी बदतर थी। सीढ़ियों पर 3 जोड़े सफेद पुतलियां इंतजार कर रही थीं। खिड़कियों की कमी और बिजली के बाहर होने के कारण यहां रोशनी बहुत कम थी, इसलिए वे रात में तैरते हुए गोले की तरह लग रही थीं, जिससे लियोनेल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मिलान लियोनेल के दाईं ओर खड़ा था, उसकी पीठ दरवाजे से लगी हुई थी। उनके सामने 3 लड़कियां पहले से ही सीढ़ियों के आधे रास्ते पर थीं, जबकि जेवियर और कुछ अन्य लोग उनसे आगे थे और धीरे धीरे 3 उत्परिवर्तियों से दूर जा रहे थे। लियोनेल ने अपने होंठ काट लिए, लगभग खून निकल आया। फुटबॉल मैदान पर कुछ चोटों और टूटी हड्डियों को जोखिम में डालना एक बात थी, लेकिन इस तरह मौत को अपने सिर पर मंडराते देखना एक बिल्कुल अलग बात थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि उसके पिता जीवित थे या नहीं। उसने अभी तक अपने पेशे के कलंक को नहीं उतारा था। उसने अभी तक एना का जवाब नहीं सुना था। लियोनेल की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी। धुंधली रोशनी में भी, उसमें एक मोहक आकर्षण था। उसकी आकृति में एक स्थिर परिपक्वता थी। एना हमेशा से ऐसी ही थी। वह उसके नंगे प्रेम के सामने शर्माती थी, लेकिन वह एकमात्र ऐसी थी जो उसकी उपस्थिति में भी अपनी परीक्षाएं लिखती रहती थी। इमारत का झुकाव और तेज हो गया। अब तक, लियोनेल जानता था कि बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे पर पीछे से खटखटाहट हुई। हर पल के साथ, यह और तेज होती गई, जब तक कि अचानक पूरी तरह बंद नहीं हो गई। लियोनेल ने सांस छोड़ी। कॉनराड और उसका समूह शायद खुली खिड़की के कारण पहले अंदर खिंच गया था। सीढ़ियों में कोई बड़ी खिड़कियां नहीं थीं, नहीं कोई खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन यह केवल समय की बात थी। उसे धुंधली उम्मीद थी कि अपने आखिरी पलों में, भले ही वह अपने पिता को न देख पाए, लेकिन एना कुछ ऐसे शब्द कह सकती थी जो अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते थे। लेकिन, उसके छोटे से शरीर में मुड़ने का कोई इरादा नहीं था। शायद मैं गलत था। मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करती। ये लियोनेल के आखिरी विचार थे,
इससे पहले कि इमारत अपनी नींव से टूटकर स्थानिक दरार में समा जाती। हालांकि लियोनेल एक और चीज में गलत था। स्थानिक दरार ने सब कुछ नहीं लिया। जैसे ही सफेद पुतली वाले लोग उसकी सतह को छूते, वे सुरक्षित रूप से वापस उछल जाते। धातु, ईंट और नींव के कटने की विकृत आवाज हवा में गूंज उठी, एक अजीब तरीके से। यह लगभग चबाने जैसी लग रही थी, मानो स्थानिक दरार अपने होंठ चाटते हुए एक अच्छा भोजन कर रही हो। पूरी पृथ्वी पर इसी तरह की घटनाएं हुईं। कई ने लियोनेल के समान पीड़ा और निराशा के विचार साझा किए। कई और लोगों ने बदला अपराधबोध और कभी-कभी दोनों के भयानक कृत्यों को झेला, बस उन कुछ मिनटों में। दुनिया एक बिल्कुल अभूतपूर्व तरीके से बदल रही थी। कुछ ऐसे थे जो दरार से बच निकले, लेकिन यह बताना असंभव था कि उनकी स्थिति किसी भी तरह से बेहतर थी या नहीं। सफेद आंखों वाले उत्परिवर्तियों से भरी दुनिया में सामान्य मनुष्य अचानक अल्पसंख्यक बन गए थे। अजीब उत्परिवर्तन जारी रहे, यहां तक कि मानव जाति को पार करते हुए अन्य जानवरों के राज्यों को भी प्रभावित किया। हालांकि जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ी, उन्होंने कुछ नहीं किया। वे चुपचाप खड़े रहे, उनकी पीली आंखें खाली जगह की ओर देख रही थीं। यहां तक कि जो लोग अपने ही तरह के किसी अन्य व्यक्ति से कुछ कदम दूर खड़े थे, वे भी बात नहीं कर रहे थे, मानो वे सभी सामूहिक रूप से किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। तथाकथित सरकारी प्रतिक्रिया कभी नहीं आई। एसेंशन साम्राज्य का पैराडाइज पैलेस भव्यता से खड़ा था, सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था, लेकिन वह भी चुप था। केवल हवा के साथ उसके ऊंचे मस्तूल वाले झंडे की हल्की फड़फड़ाहट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। अगर कोई दुनिया के अंत के बारे में बात करना चाहता, तो ऐसा लगता था कि ऐसा वर्णन किसी भी तरह से बेहतर नहीं हो सकता। हालांकि दुनिया खत्म नहीं हुई थी, कम से कम अभी तक नहीं। लियोनेल और उसका समूह बेहोश होकर खराब चूना पत्थर के बिस्तर पर पड़े थे। उनके चारों ओर आधे टूटे हुए खंभे खड़े थे, जिन पर प्राचीन रन बने हुए थे जिन्हें समझना असंभव था। एक अजीब ऊर्जा उनके चारों ओर घूम रही थी। पहली नजर में यह कोहरे से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। हालांकि यह कोहरे से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही थी। इसके बजाय यह हिल रही थी और लगभग एक जीवित इकाई की तरह सांस ले रही थी। इस कोहरे का आधे से अधिक हिस्सा एक नाजुक सोती हुई सुंदरता की ओर बढ़ा। दूसरों की बिखरी हुई उपस्थिति की तुलना में वह ऐसी लग रही थी जैसे वह केवल एक मीठी झपकी ले रही हो। उसकी छवि ने कई को उसकी रक्षा करने के लिए ललचाया। उसके गुलाबी होठों पर हल्की मुस्कान ने उन लोगों के दिलों में एक झटका सा ला दिया जो इसे देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे। एक पांचवा हिस्सा लंबे सुनहरे बालों और ऊंची नाक वाले एक युवक की ओर बढ़ा। नींद में भी वह एक दुश्मन का सामना करते हुए गंभीरता से भौहें चढ़ाए हुए था। घृणा लगभग उसके उच्च गालों पर चित्रित हो गई थी। एक और पांचवा हिस्सा अपने धड़ के चारों ओर पट्टियां लपेटे एक लंबे युवक की ओर उतरा। वह जोर से खर्राटे ले रहा था, बिना किसी चिंता के अपने पेट को रगड़ते हुए करवट बदल रहा था। शेष हिस्से समान रूप से फैल गए, बिना किसी जानकारी के शेष बेहोश युवाओं के शरीर में समा गए। घंटे बीतते गए और आखिरकार दिन बन गए। हालांकि वे सभी अपने चेहरों पर एक आरामदायक मुस्कान बनाए हुए थे, मानो वे एक नरम बादल पर सो रहे हों, न कि कठोर चट्टान पर।